आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट को आपको पूरा वन शॉट वीडियो के थ्रू पढ़ा दिया गया है, जिसको आपके प्ले लिस्ट में इसको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को लगा दिया जाएगा, जहां से आप लोग चैप्टर फर्स्ट विलयन को जाकर वहां से कवर कर सकते तो है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है, जिसको वन शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को कवर किया जाएगा। इस चैप्टर को एक बार देखने के बाद आप लोग अनसॉल्व पेपर उठाइएगा। अनसॉल्व पेपर से इससे पूरे सेट में देखिएगा कि विद्युत रसायन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को एक एक बार देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग पूरे नोट्स को एक बार और सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम उलझे हुए रहेंगे तो उलझे हुए से कभी पढ़ाइयाँ होती नहीं हैं। आप लोग भटकिए मत, सिर्फ एक मार्गदर्शन करिए और एक ही मार्गदर्शन पर चलिए। आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और अच्छे नंबर भी उठेंगे, इसकी 100% गारंटी है। ये पूरा जो नोट्स है आप उसको पढ़कर 90+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर सेकेंड वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहा जा रहा है कि देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहा जाता है कि ये ऐसे रसायन कहा जाता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक यंत्रों में विद्युत धारा होने वाले परिवर्तन को ही विद्युत रसायन कहा जाता है। सिंपल सा कहा जा रहा है कि नाम से ही पता चला क्या विद्युत रसायन। क्या विद्युत रसायन मतलब क्या? विद्युत धारा में रासायनिक का कोई ना कोई महत्व होता है। या विद्युत रसायन में कह सकते हैं कि विद्युत रसायन में क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रासायनिक यंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक यंत्रों के द्वारा विद्युत धारा का परिवर्तन उसके रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जब विद्युत उत्पादन किया जाता था, इस अध्ययन की शाखा को ही कहा जाता है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग चलते हैं नोट्स वाइज पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध के अध्ययन को विद्युत रसायन कहा जाता है। तो अब उसके बाद कहा जा रहा है कि जो विद्युत रसायन होते हैं ये सदैव विद्युत क्या है? रासायनिक ऊर्जा के देखिए एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जो एक बार परिवर्तन तो हो लेकिन पुनः उस परिवर्तन में नहीं आते तो उसे अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। उत्क्रमणीय में का एक बार बनती है फिर बिगड़ती रहती है। कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा से हम रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। ऊर्जा का परिवर्तन के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, वहां से जाकर आप लोग कवर कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो कहा जा रहा है विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है? इसमें रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही कहलाता है विद्युत रासायनिक विज्ञान। अब हम लोग आगे चलते हैं तो इस प्रकार से कहा जाता है कि इसको प्रभावित करने के लिए क्या आवश्यकता होती है कि विद्युत चालक की क्या होते हैं? विद्युत चालक। तो विद्युत चालक क्या होता है? देखिए विद्युत चालक या इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहा जा रहा है। देखिए वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत चालक कहलाता है। कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिनसे आसानी से विद्युत धारा, अब विद्युत धारा के ऊपर या कहेंगे कि चैप्टर क्या विद्युत धारा के ऊपर वन शॉट वीडियो एकदम आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने भी एमसीक्यू है, जितने भी इसके न्यूमेरिकल, जितने भी डेरिवेशन, सभी को प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। जाकर वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से विद्युत धारा कार्य करती है, इसका मात्रा क्या है, इसके में इससे संबंधित होने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से सभी को प्रोवाइड किया अपलोड किया गया है। तो हम लोग चलते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत चालक कहलाता है। जैसे धातुएं विद्युत अपघटन के
विलयन कहा जाता है। देखिए जब क्या जाता है, धातु ऐसे होती हैं, धातु के गुण कैसे होते हैं, धातु सभी के सभी कैसे होते हैं, इनके इनसे आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। तो इसलिए जो धातुएं होती है क्या होती है, विद्युत के चालक होती है। उसके बाद क्या है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब क्या, अपघटन में क्या नष्ट होना या टूटना। कहा जाए कि विद्युत के द्वारा जब जल का अपघटन के विलयन इत्यादि। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के विलयन, विलयन किसे कहते हैं, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो विलयन किन पदार्थों से मिलकर बना, तो विलेय प्लस विलायक। तो विलेय और विलायक से मिलकर विलयन का निर्माण होता है। तो इसे कहा जाता है या कह सकते हैं कि वे समांगी पदार्थ, वे समांगी मिश्रण जो आसानी से जल में घुल जाते हैं उसे कहा जाता है कि विलयन कहा जाता है। या कह सकते हैं कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण। समांगी क्या होती है, विषमांगी क्या होती है, पदार्थ किस प्रकार से बने होते हैं, इन सभी के ऊपर प्लेलिस्ट में आपके वीडियो अपलोड किया गया है। आगे हम देखते हैं कि विद्युत चालकता के आधार पर देखा जाता है। तो इसको देखिए, जिन पदार्थों से आसानी से विद्युत का परिवहन किया जा सकता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जिस पदार्थ से विद्युत का चालन नहीं हो पाता है उसे कुचालक कहा जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कुचालक की, क्या देखते हैं, कुचालक या नॉन कंडक्टर का ये क्या होता है। देखिए खैर के वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे रबर, कांच, जल, प्लास्टिक, इन सबों से क्या होता है, जल का धारा का प्रवाह प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है विद्युत का कुचालक। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये सभी क्लासें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। इस क्लास में आपको बिना बकवास के वन शॉट वीडियो दिया जा रहा है जिसे आप आसानी से पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जिसको ये चैप्टर तैयार है, एक रिविजन के थ्रू इस चैप्टर को देखेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। कहा जा रहा है इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनित चालक भी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि विद्युत अपघटनी चालक को रासायनिक आयनिक चालक भी कहा जाता है। आयन क्या होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सभी को देखिए क्या हो जाता है कि किसी भी पदार्थ में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए कुछ शर्तें होती है। पहली कंडीशन होती है कि जब शर्त में कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो उसमें सबसे पहले आवश्यक होता है उस पदार्थ में आवेश होना चाहिए। क्या होता है, जब तक उस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह नहीं होता है तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो कहा जाता है कि विद्युत धारा के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कहा जाता है उसमें आवेश का प्रवाह होना चाहिए तथा सेकंड बिंदु होना चाहिए कि उस आवेश के, कहा जाता है कि आवेश को वाहक या आवेश को एक स्थान तक दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला कोई न कोई उसमें बल होना चाहिए। क्या होता है, देखिए क्या, किसी भी धारा में या किसी भी पदार्थ में धारा को प्रवाहित करना है तो उसमें आवेश होना अति आवश्यक होता है। जब तक उस पदार्थ में आवेश नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उस पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, किसको, आवेशों को ले जाने के लिए उसमें बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार को कहा जाता है कि इसके लिए दो शर्तें आवश्यक होती है। अगर ये दो शर्त अगर जब कोई पदार्थ नहीं फॉलो करता है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। अब आवेश क्या होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप कवर कर सकते हैं कि आवेश किस प्रकार से कार्य करता है, किसमें, विद्युत धारा में। अब हम देखते हैं कि पदार्थों को आवेश वाहक के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि जब आवेश किसी में आसानी से ट्रेवल कर सकता है तो पहला कंडीशन होता है कि ये धात्विक चालक होते हैं और एक विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। क्या होते हैं, एक धात्विक चालक होते हैं जिसमें धात्विक मतलब क्या, ऐसे पदार्थ जो धातु के बने होते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का चालन किया जा सकता है उसे धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक या आवेश का चालक कहा जाता है। अब कहा जाता है इलेक्ट्रॉन चालक कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, अब देखिए इसमें आवेशों को प्रवाह के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों का आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई परिपथ है,
क्या है, ये कोई परिपथ है, कोई पदार्थ का परिपथ है। अब कहा जाता है कि इसमें आवेश का जो प्रवाह होता है, अगर मान लीजिए धारा क्या होती है, जब धारा क्या करती है, धारा इधर से इधर चलती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का परिवहन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का परिवहन कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत चलती है। जब धारा और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में चलते हैं तो उस पदार्थ में किसकी आवश्यकता होती है, आवेश उत्पन्न होते हैं। तो आवेश का उत्पन्न होना ही कहलाता है उस तंतु में या उस वाहक में क्या आसानी से धारा क्या प्रवाहित हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि धात्विक चालक में कहा जाता है कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा किसी भी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाती है। जैसे कहा जाता है कि कुछ धातुएं या मिश्र धात्विक चालक के उदाहरण होते हैं। क्या धातु तथा कुछ मिश्र धातु क्यों, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसमें कुछ अशुद्धियां मिलाने से उसमें भी करंट का प्रवाह किया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। अब इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन का परिवहन नहीं होता है तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो कहा जाता है इस कारण इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है, जैसे ग्रेफाइट। अब कहा जाता है जैसे ग्रेफाइट होता है कि ये अधात्विक पदार्थ भी धात्विक चालकता व्यक्त करते रहते हैं, क्योंकि चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक चालक में देखिए वैसे तो जो ग्रेफाइट होता है एक प्रकार का अधातु है। अधातु के साथ साथ इसमें कहा जाता है करंट तो प्रवाहित नहीं हो सकता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक चालकता, इसमें आवेशों का प्रवाह होता है, जिसके कारण उसमें आसानी से जब आवेश का प्रवाह होता है तो उसमें धारा भी उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं कि धात्विक चालक हो गया, दूसरा चलते हैं विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। आयनिक चालक मतलब क्या कहा जाता है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था में या उनके जलीय विलयन के द्वारा रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इसमें जलीय विलयन के रूप में आसानी से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, इसे कहा जाता है विद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। इनमें आयन द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इन्हें आयनित चालक कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इनमें आयन द्वारा, आयन कौन सा है, अगर देखा जाता है जल में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो सोडियम इसमें प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है इसमें आयन क्या सोडियम आयनिक चालकता में देखा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि अम्ल क्षार व लवण के विलयन में आसानी से आयनित चालक हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अम्ल क्षार व लवण जल के विलय होते हैं जिसमें चालकता होती है। तो कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं विद्युत अपघटन कहलाते हैं। इनके विपरीत जो पदार्थ विलयन में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं उसे विद्युत अनअपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है या विद्युत अनअपघटन कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज व शक्कर में ये विद्युत अनअपघटनीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें इस विलयन में विद्युत आसानी से अपघटन या आयनों का स्थानांतरण नहीं हो पाता, इसीलिए इसे विद्युत अनअपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उसमें आंशिक या बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक तथा आंशिक आयन होते हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तथा उसमें बहुत ही कम मात्रा में आयनों का प्रवाह होता है, जिसे मिश्रित चालक कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि द्रव अमोनिया में द्रव अमोनिया में धातु का विलयन
द्रव अमोनिया में धातु का विलयन एवं संगलित क्यूप्रस क्लोराइड क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनिया हो गया जो द्रव होता है, इसमें आसानी से ये मिश्र चालकता होती है। तथा दूसरा कह सकते हैं कि क्यूप्रस क्लोराइड क्या, क्यूप्रस क्यूप्रस क्लोराइड में ये क्या मिश्र या मिश्रित चालकता होती है, जिसमें क्या बहुत ही आंशिक या बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का तथा आयनों का प्रवाह किया जाता है। इस आधार पर देखा जाता है तो विद्युत अपघटन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कुछ ऐसे होते हैं जो प्रबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दुर्बल होते हैं। अब प्रबल क्या हो जाता है? जो स्ट्रांग होते हैं, और जो दुर्बल होते हैं वे क्या होते हैं? वीक, मतलब क्या बहुत ही कम मात्रा में जो विद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं, उसे प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रबल है, कौन कौन से दुर्बल है। प्रबलता और दुर्बलता का देखा जाता है। देखिए विद्युत अपघटन के प्रकार, विद्युत अपघटन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघटन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा कहा जा रहा है कि जो कहा जाता है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से कितना, पूर्ण रूप से लगभग में अपना पूरे 100% आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघटन कहते हैं। कहा जाता है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से या 100% आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये कहा जाता है कि ये कैसे होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही ये क्या था 100% आयनों में टूट जाते हैं। इस आधार पर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या KCl, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके बाद कहा जा रहा है KOH। अब देखिए अब इसमें देखा जाता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्या, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अम्ल की पहचान व क्षार की पहचान, या अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसकी भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, या अम्ल व क्षार लवण पर कंप्लीट वन शॉट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आसानी से अम्ल और क्षार तथा लवण के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भौतिक रासायनिक इसका उपयोग क्या है, इसके न होने से मतलब सब कुछ के बारे में इसमें वन शॉट वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए इसमें NaCl सोडियम है, एक अम्ल हो गया, पोटेशियम अम्ल हो गया, HCl अम्ल हो गया, लेकिन इसमें OH है, इसमें क्षार भी है। तो कहा जाता है ये सभी के सभी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को दर्शाते हैं। तो कहा जाता है जो प्रबल विद्युत अपघटन होते हैं, ये इसमें कहा जाता है कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार तथा सभी प्रकार के लवण। क्यों? क्योंकि अम्ल, देखिए क्या अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। अब देखिए कहा जाता है कि इधर देखिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो कहा जाता है जब इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार सभी मिल रहे हैं तो सभी के सभी मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। तो सभी प्रकार के लवण भी क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जो आसानी से जल में पूर्ण रूप से घुलकर या अपने आप को आयनित कर देते हैं, जिसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। सिंपल सा इसमें अगर नोट्स आ जाएगा तो क्या लिखना है? वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से या अपने आप को पूर्णतः 100% आयनित कर देती हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें सोडियम क्या कुछ अम्ल, क्षार और लवण तीनों आते हैं। तो सभी के सभी जो अम्ल और क्षार होते हैं, सभी के सभी प्रबल अम्ल होते हैं, ना कि दुर्बल अम्ल होते हैं, ना तो दुर्बल क्षार होता है। तो प्रबल अम्ल में जो है और प्रबल क्षार में है, सभी जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। तो सभी प्रकार के जो लवण होते हैं सभी के सभी प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को पूर्ण रूप से घोल देते हैं या आयनित कर देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि दुर्बल क्षार क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए वीक इलेक्ट्रोलिटिक में देखते हैं कि देखिए दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल में क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर बहुत कम मात्रा में
आयनित होते हैं उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब देखा जाता है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, अब इसमें बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं, तो कहा जा सकता है कि इसके क्या है एथेनोइक अम्ल, फिर H2CO3। देखिए कुछ देखिए इसमें दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार ये दोनों पाए जाते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के ऊपर आप लोग क्लास नहीं देखे तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कि दुर्बल अम्ल और तथा दुर्बल क्षार सभी के क्या करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य का निर्माण करते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में जल में घुलकर आयनित होते हैं, इसलिए इसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखा जाता है कि विद्युत अपघटन के विलयन की विद्युत चालकता को कहा जाता है कि विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कहा जाता है कि किन किन परिस्थिति में विद्युत चालकता प्रभावित हो सकती है। तो सबसे पहला मुख्य कारण होता है कि देखिए क्या है पहला, कि इसमें कहा जाता है कि अंतः आयनिक आकर्षण बल। कहा जाता है कि अंत मतलब एक दूसरे के बीच आयनों का आकर्षण बल के आधार पर इसके क्या होते हैं, इसकी चालकता प्रभावित हो सकती है। तो जब हम लोग क्रमशः देखते हैं इसको, अंतः आयनिक आकर्षण बल। देखिए अंतः आयनिक आकर्षण बल, इसमें देखा जाता है कि विद्युत चालकता का मान विद्युत अपघटन में विद्यमान आयनों के मध्य होता है। कहा जाता है कि जब चालकता होती है तो उसके मध्य में आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है। यह आकर्षण बल अधिक होता है तो उनकी आयनन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ये विकर्मानुपाती होते, तो कहा जाता है कि जब आकर्षण बल अधिक, इसमें क्या जाता है कि आकर्षण बल जब अधिक हो जाता है, आकर्षण बल अधिक हो जाता है तो उसमें आयन बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। देखिए आकर्षण बल अधिक तो आयनन बल या आयन बल कम हो जाता है। क्या होता है, आकर्षण अधिक तो आयन बल कम, या तो कह सकते हैं कि अंतः आयनिक आकर्षण बल में जैसे ही आयनों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है उसमें आयनन बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसे विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। अब कहा जाता है कि जो विद्युत चालकता होती है उसकी आकर्षण बल, कहा जाता है कि उसके आकर्षण या एक दूसरे के पास या अंतर आयनिक बल के ऊपर निर्भर न होकर किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके आयनन के ऊपर निर्भर करता है। जितनी मात्रा में अधिक आयनन होता है उतनी मात्रा में विद्युत चालकता भी होती है। तो अगर जब आयन कम हो जाएगा, आयन बल कम हो जाएगा या आयनन कम हो जाएगा तो विद्युत चालकता भी कम हो जाएगी। सिंपल सा बात, दो शब्द समझिएगा इसमें कि विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले सबसे मुख्य कारण है कि अंतः आयनिक आकर्षण बल में कहा जाता है कि आकर्षण बल पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक आयन के बीच में आकर्षण बल लगता है। जब आकर्षण बल अधिक होता है तो उस पदार्थ के आयन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो कहने का मतलब आयनन कम हो जाता है। जब आयनन कम हो जाता है तो उसमें विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए अब कहा जाता है कि आयन का विलायकीकरण, कहा जाता है कि सॉल्वेंट ऑफ आयन, कहा जाता है कि आयन का किस प्रकार से विलायकीकरण कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि यदि किसी ध्रुवीय विलायक कहते हैं सबसे किनारे वाले भाग को कहा जाता है कि ध्रुवीय, मतलब क्या, एक केंद्र हो गया, केंद्र के पास बाहर वाले भाग क्या करता है, ध्रुवीय कहलाता है।
तो कहा जाता है कि विद्युत ध्रुवीय विलायक में विद्युत अपघट्य विलेय के घोलने पर विलेय के आयन तथा विलायक के अणु के मध्य विलेय विलायक कहा जाता है कि विलयन जो होता है विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। तो कहा जाता है विलेय तथा विलायक के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही कोई विलयन है, क्या है, कोई विलयन है, विलयन में कहा जाता है इसके ध्रुवों पर किनारों पर, अब देखा इसमें क्या पाया जाता है विलेय प्लस विलायक, क्या है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय और विलायक के मध्य क्या हो जाता है, आकर्षण बल कार्य करता है। जब आकर्षण बल कार्य करता है तो कहा जाता है कि विलेय तथा विलायक के बीच अधिक आकर्षण बल होता है। जब कहा जाता है कि इसमें विलायक के अणु शीघ्रता से आयन को घेर लेते हैं। कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि जो विलायक के अणु होते हैं ये आयन को घेर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत चालकता कम हो जाती है। कहा जाता है कि जब विलायक की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें से जो आयन होती हैं उसको घेर लेती है, जिसके कारण आयनों का स्थानांतरण कम हो जाता है। तो जहाँ पर आयन की मात्रा कम हो जाती है वहाँ पर विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। तो सिंपल सा है कि विद्युत चालकता किसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आयनों के ऊपर। नेक्स्ट है विलायक की श्यानता पर, क्या, विलायक की श्यानता पर देखा जाता है कि विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट में देखा जाता है कि विलायक की श्यानता पर निर्भर करता है कि उसमें चालकता किस प्रकार से होती है। कहा जाता है कि श्यानता विलायक 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 अन्य अन्य क्रिया पर निर्भर करती है। कहा जाता है कि विलायक की अन्य क्रिया पर निर्भर करती है। तो कहा जाता है कि विलायक विलायक के क्रियाओं पर अन्य क्रिया अधिक होने पर श्यानता अधिक हो जाती है। कहा जाता है कि जब विलायक के बीच में अन्य क्रिया अधिक होती है तो उसमें श्यानता भी अधिक होती है। इसमें कहा जाता है कि जो विलायक की श्यानता जितनी अधिक होती है उसमें विद्युत अपघटक की विद्युत चालकता भी उतना ही कम होती है। कहा जा रहा है कि श्यानता अधिक होती है तो, क्या, श्यानता अधिक होती है तो श्यानता अधिक होती है तो उसमें कहा जाता है कि विद्युत अपघटन की विद्युत चालकता, क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की विद्युत चालकता कम हो जाती है। तो सिंपल से दो शब्द समझिए कि श्यानता अधिक होने से विद्युत चालकता कम हो जाती है। अब कहा जाता है क्योंकि विद्युत अपघटन के आयनों की गतिशीलता भी कम हो जाती है। सिंपल सा श्यानता मतलब क्या, जब कोई गाढ़ा पदार्थ हो जाता है, कैसे हो जाता है, जब विलायक की मात्रा अधिक हो जाती है। देखिए दो पदार्थ घुले रहते हैं, विलेय और विलायक। जब विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा कम हो जाती है, उसमें जब विलायक होते हैं तो विलायक से उसके केंद्र से क्या था, उसके आयनों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, जिसकी श्यानता अधिक हो जाती है। जब श्यानता अधिक हो जाती है तो इसमें विद्युत अपघटन की चालकता कम हो जाती है, जिससे आयनों का स्थानांतरण भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि ताप, क्या, श्यानता के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ताप टेम्परेचर के ऊपर हम लोग चलते हैं कि देखिए ताप किस प्रकार से कार्य करता है विद्युत चालकता पर। तो ताप वृद्धि पर विद्युत अपघटन के आयनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें विद्युत अपघटन के आयन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। ऊर्जा के ऊपर अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो इससे संबंधित आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके किस प्रकार से इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, किस प्रकार से इसका डेरिवेशन है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सभी को न्यूमेरिकल वाइज आपको समझाया गया है। आगे देखा कहा जा रहा है कि ताप ताप वृद्धि पर विद्युत अपघटन के आयनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जैसे वृद्धि ताप बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब कहा जाता है कि इसके आयनों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही देखिए ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ते ही इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या, ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ती है उसमें गतिशीलता भी आयनों की, क्या, आयनों की गतिशीलता
आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। जब आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि ताप वृद्धि पर विद्युत अपघटन की विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। तो सिंपल का है कि ताप का विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ताप बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। जब गतिशीलता बढ़ जाती है तो उसमें कहा जाता है कि विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। अगर ताप कम तो गतिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा कम तो उसके गतिशीलता कम, गतिशीलता कम तो विद्युत चालकता भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सा कि ताप हमेशा अधिक होना चाहिए विद्युत के प्रवाह के लिए। नेक्स्ट है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। कहा जाता है कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चालकता विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि विद्युत चालकता विद्युत प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यदि विद्युत अपघट्य प्रबल है तो उसमें आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे कहा जाता है कि इसमें आयन की मात्रा क्या हो जाती है, प्रबल होती है। इसमें विद्युत अपघटन में कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि प्रबल होती है। एक विद्युत अपघट्य प्रबल होता है तो उसमें आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि आयनों की मात्रा अधिक होती है तो उसके बीच विद्युत चालकता भी अधिक होती है। तो जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयन की मात्रा कम होती है, आयन की मात्रा कम होती है तो विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि उसमें किसी भी पदार्थ में आयनों पर आवेश, आयनों की गतिशीलता तथा आयनों की संख्या पर इन सभी की मात्रा बढ़ने पर विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। किसके किसके आयन का आवेश, देखिए क्या आयन पर आवेश की मात्रा किस पर निर्भर करता है, आवेश के ऊपर। आवेश बढ़ेगा तो विद्युत चालकता बढ़ेगी। उसके बाद उसकी गतिशीलता के ऊपर गतिशीलता बढ़ती है, गतिशीलता बढ़ती है तो उसमें आयन की चालकता भी बढ़ती है। फिर आयनों की संख्या, आयनों की संख्या पर इन सभी की मान अधिक होने से विद्युत चालकता भी अधिक होती है, या विद्युत अपघट्य की चालकता में वृद्धि होती है। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत चालकता के प्रकार के ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि धात्विक चालक, तो धात्विक चालक किसे कहते हैं, देखिए इसके हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। धात्विक चालक क्या, वे सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए इस धातु को विद्युत चालकता भी कहते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, सोना, आयरन, एल्युमिनियम इत्यादि ये सभी के सभी धात्विक चालक होते हैं। नोट, कहा जाता है कि ग्रेफाइट एक अधातु है जिस पर ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रेफाइट विद्युत चालकता कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किया जाता है। नेक्स्ट है कि धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। कहा जाता है कि धात्विक चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनिक चालकता के द्वारा ही उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है या धात्विक चालक होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अधात्विक चालक क्या विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उसे विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जिसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम में टूटता है प्लस क्लोरीन में टूट जाता है, तो इनके मुक्त आयन आवेश को प्रभावित करने वाले कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। इसको नोट्स वाइज कैसे लिखना है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखा जा रहा है कि देखिए विद्युत अपघट्य या आयन चालकता क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। बस इसको हम लोग किस प्रकार से अपने नोट्स बुक में लिखेंगे या फिर आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है इसके ऊपर हम लोग बस इसका डिस्कशन करें। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकता को विद्युत चालकता या आनी चालकता कहा जाता है। सिंपल सा कहा जा रहा है कि विलयन में उपस्थित आयनों के कारण जब विद्युत की चालकता को ही विद्युत अपघट्य चालक कहा जाता है या आयनिक चालक कहा जाता है। इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके ऊपर सोडियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस आयन है, तो इसमें सोडियम प्लस आयन में टूटता है और क्लोरीन माइनस आयन में टूटता है। तो प्लस जो होता है ये हमेशा किसके साथ जुड़ता है, माइनस आयन के साथ, और जो माइनस आयन होता है सदैव किसके साथ जुड़ता है, ये प्लस आयनों के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार से की क्रिया को कहा जाता है विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता कहा जाता है। आगे देखा जाता है कि विद्युत अपघट्य चालक से संबंधित कुछ मूल
अवधारणाएं हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाए विद्युत चालकता क्या होती है। ठीक है, क्या विद्युत चालकता में देखा जाता है सबसे पहले प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। जब कहा जाता है कि प्रतिरोध क्या होते हैं, जब धारा के मान को या धारा के प्रवाह को रोकना प्रतिरोध कहलाता है। तो अब देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब प्रतिरोध के उल्टा क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। देखिए चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध की मान घटता है, जब चालकता घटती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें चालकता को मान किया सी से है, 1/r है, r क्या प्रतिरोध है और सी क्या चालकता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अब देखिए हम लोग पढ़े ओम के नियम को, भी बराबर आई आर पढ़े हैं, भी बराबर आई आर पढ़े हैं। तो अब बोला जा रहा है आर बराबर क्या हो जाएगा, जब आर बराबर लिखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा के आई। तो यहाँ पर आई का मान कितना, आर का मान कितना हो जाएगा, भी बटा के आई। तो यहाँ पर दर्शाया जाएगा भी बटा के आई हो जाएगा। तो आर के जगह पर देखिए आर के मान की क्या हो जाएगा, आर का मान बदल जाएगा। तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, भी बटा के आई। जब भी बटा के आई है, ओम के नियम के अनुसार कहा जाता है कि भी बराबर आई आर होता है। इस अनुसार कहा जाता है कि आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा के आई। क्यों, क्योंकि ए गुणा में था तो इधर भाग में हो जाएगा, ये क्या इधर जगह, इधर गुणा में तो एक इधर जाएगा भाग में, तो भाग हमेशा से नीचे जो हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भी बटा के आई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बराबर सी बटा के, अब देखिए एक का मान हो जाए तो ए भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए आई बटा के भी हो जाएगा। तो अब देखा जाता है जो भी सी बराबर आई बटा के भी हो जा रहा है। तो अब इसके अनुसार कहा जा रहा है कि देखिए आई क्या है, धारा हो जाएगा, भी क्या विभवांतर हो जाएगा। तो अब देखा जाता है कि इसका मात्रा क्या, 1/के ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। तो कहा जाता है कि ओम, 1 ओम कितना ओम, इसका मात्रा क्या जाता है ओम हो जाएगा, या तो कहा जाएगा या इसको लिखा जाएगा तो म्यू लिखा जाता है, क्या म्यू के रूप में इसको दर्शाया जाता है। इस प्रकार से इसको क्या होता है, किसी भी चालक में किस प्रकार से विद्युत चालकता होती है उसके ऊपर हम लोग देखें। सभी के ऊपर कहा जा सकता है कि विद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के ऊपर निर्भर करता है, और जिस प्रकार से प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसी प्रकार से उसमें विद्युत चालकता होती है। आगे कहा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। देखिए विशिष्ट चालक, आगे देखिए क्या विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो देखा जाता है कि विशिष्ट चालकता के ऊपर किसी चालक के, क्या विशिष्ट चालकता के ऊपर अगर देखा जाता है तो कहा जाता है कि किसी विद्युत अवघट्य के 1 घन सेंटीमीटर, मतलब 1 घन होगा जो 1 सेंटीमीटर में होता है। तो कहा जाता है कि किसी विद्युत अवघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अवघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो 1 सेंटीमीटर का जो घन है उस विलयन की चालकता में कहता, उसके विलयन में जो चालकता होती है उसी को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, कहा जाता है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, कहा जाता है कि चालक में विशिष्ट प्रतिरोध को क्या रो के द्वारा दर्शाया जाता है, के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। कि कहा जाता है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तो कहा जाता है इसे कप्पा के बराबर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सच में देखा जाता है कि जो चालकता होती है, देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता बराबर 1 के विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो इसके मान को लिखा जाता है। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता को ज्ञात करना है। तो अभी चालकता बराबर अभी हम लोग देखें कि जब चालकता बराबर लिखा जाता है तो देखिए आर बराबर, देखिए अगर हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध लिखा जाता है तो इसमें प्रतिरोध बराबर 1 के चालकता हो जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं क्या है कि कप्पा के बराबर क्या, देखिए के 1 के रो हो जाएगा। तो 1 के क्या जगह रो हो जा रहा है। तो अब लिखा जाता है कि जब इसके लिखा जाता है तो रो बराबर, देखिए जैसे ही रो को लिखा जाता था 1 के, देखिए रो बराबर क्या था एरिया। अब देखिए रो बराबर 1 के ए होता है और लंबाई हो जाता है। तो इसके आधार पर लिखा जाता था 1 के आर इंटू ए बटा के एल।
अब देखा जाता है कि जब इसके अनुसार लिखा जाता है कि के क्या है, विशिष्ट चालकता। जब विशिष्ट चालकता के ऊपर लिखा जाता है तो यह जो कप्पा होता है, कप्पा बराबर 1/R/L/A हो जाता है। तो C बराबर IR, देखिए C का मान कितना होता है, IR होता है। इसके ऊपर वाले में हम लोग समझ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर K बराबर CA, क्या I बराबर क्या है, CA, K बराबर CL/A हो जा रहा है, जहाँ L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है। कौन कौन से, जो घन मीटर का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच की दूरी होती है। C चालकता होती है। A इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। A बराबर एरिया या क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से एक निकाला जाता है कि क्या K बराबर C/L/K ये क्या था, उसका कप्पा निकाला जाता है या विशिष्ट चालकता निकाला जाता है। अब कहा जाता है कि ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर से, बस कहा जाएगा एक ऐसा घन होगा जिसका मान कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इसे कहा जाता है 1 वर्ग सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो के बीच रखे विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। या कहा सकता है कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब देखिए इसमें दो पिन लगे होंगे, इधर एक धारा लगी होगी, इधर एक धारा लगी होती है। इसमें जब इसकी दूरी कितनी जानी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसकी दूरी कितना, 1 सेंटीमीटर का होनी चाहिए। अब इसको हम x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। इन दोनों के बीच में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसी को कहा जाता है विशिष्ट चालकता कहा जाता है। अब कहा जाता है विशिष्ट चालकता की इकाई ओम सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। अब देखिए इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ओम सेंटीमीटर होती है, या इसी को साइनम, क्या साइमन सेंटीमीटर भी कहा जाता है। इसका SI पद्धति में इसका मान ओम सेंटीमीटर या सीमेंस मीटर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से क्या निकाला जाता है, किसी भी चालक के विशिष्ट चालकता ज्ञात किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मोलर चालकता। क्या मोलर चालकता क्या होती है, देखिए मोलर चालकता को लैम्डा m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इधर देखा जाता है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा, विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। कहा जाए किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं, मोलर चालकता लैम्डा m मीटर और विशिष्ट चालकता कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब कराया जाता है, देखिए लैम्डा m बराबर के बोले तो कप्पा हो जाएगा K/1000/C हो जाएगा, या इसी को K/1000/m लिख सकते हैं। तो जहाँ C या m विलयन की मोलर सांद्रता होती है, मोलर सांद्रता के ऊपर कहा जाता है कि कप्पा का मान 1000 गुना होता है, जिसमें विलयन की मोलर सांद्रता से भाग देने पर उस पदार्थ की क्या मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध को स्थापित किया जाता है, जिसमें ज्ञात किया जाता है कि इसके मात्रक को, किसको, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध की मात्रक की बात करते हैं। तो इसमें ज्ञात किया जाता है कि साइमन मीटर स्क्वायर या मोल स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल होता है। अगला हम देखते हैं तुल्यांकी चालक। क्या तुल्यांकी चालक तो क्या होता है, अब देखिए इसमें तुल्यांकी चालकता को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को कहा जाता है, किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को उसका तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। लैम्डा ए बराबर K/1000/n हो जाता है। n को क्या हो जाता है, इसके नंबर ऑफ मोल हो जाता है। इसमें देखा जाता है कि जहाँ
वी ए बराबर 1 ग्राम तुल्यांकी में विलयन का आयतन हो जाता है। तो इस प्रकार के देखिए लेमडा ई इक्वल हो गया जाता है बराबर के इंटू के कप्पा हो जाएगा, वी ई बराबर ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब इसमें आयतन हो गया कप्पा इंटू वी, वी क्या हो जाता है इसमें चल विद्युत चालक तुल्यांकी चालकत्व को ज्ञात करना है। तो वी ई बराबर 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक के ऊपर हम लोग ध्यान दे चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक हो जाता है। देखिए आकर्षण बल अधिक हो जाता है कि यदि आयनों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तो विद्युत चालकता के विलयन की सांद्रता भी घट जाता है। देखिए आकर्षण बल अधिक तो उसमें चालकता कम हो जाती है। ठीक है, अरे सिंपल समझिए कि अगर भीड़ में से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा तो हमको अधिक अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो धीरे धीरे ऊर्जा हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। सेम वही बात कहा जा रहा है कि इसमें जब आकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो इसमें विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। अब आगे देखिए, यदि किसी विलयन की ध्रुवता अधिक हो तो ध्रुवता अधिक हो तो विद्युत चालकता का आयतन भी अधिक होता है, इसलिए आयनों की संख्या अधिक होती है, अतः विद्युत विलयन की चालकता भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माध्यम की श्यानता का प्रभाव, यदि किसी विलायक की श्यानता अधिक हो तो उसमें मुक्त आयनों का विभव क्या का वेग कम हो जाता है, जिसके कारण विद्युत चालकता भी घट जाती है। इसके ऊपर हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, बस यहाँ पर समझ लीजिए किस प्रकार से उसको आपको नोट्स बनाना है। ताप का प्रभाव क्या है, उच्च ताप पर आयतन अधिक होता है। जब आयतन अधिक होता है तो उसके बीच गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। गतिज ऊर्जा के साथ साथ उसका वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव क्या है, सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व आयन का वेग घट जाते हैं, जिसके कारण मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है, अतः चालकता घट जाती है। कहा जाता है कि सांद्रता बढ़ने पर, जैसे कहा जाता है कि किसी सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनों की मात्रा घट जाती है। जब आयनों की मात्रा घट जाती है तो उसमें मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है, जिससे चालकता भी घट जाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या उसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़े। अब हम देखते हैं विशेष चालकता पर तनुता का प्रभाव, किस प्रकार से तनुता का प्रभाव पड़ता है उसकी विद्युत चालकता के ऊपर। तो विद्युत चालकता के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिएगा किसी विद्युत अपघट्य के क्या है, देखिए किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर, जैसे विलयन में तनुता बढ़ता है या विलयन की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसमें एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। जैसे कहा जाता है कहीं कहीं पर जो आयन होते हैं उसकी मात्रा घट जाती है, जिसके कारण उसमें विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। आगे देखिए, मोलर तथा तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव। कहा जाता है कि मोलर तथा तुल्यांकी चालकता का प्रभाव किस प्रकार पर पड़ता है। तो विद्युत चालकता के या कप्पा का मान तनुता के साथ घटता है। कहा जाता है कि जैसे तनु अम्ल का मान बढ़ता रहता है उसका मान घटता रहता है, किंतु विशिष्ट चालकता में कमी की तुलना में आयतन की वृद्धि बहुत अधिक होती है, जिसके कारण मोलर तथा तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ते हैं। कहा जाता है कि विशिष्ट चालकता के का मान तनुता के साथ घटता है, किंतु विशिष्ट चालकता में कमी की तुलना में आयतन V की वृद्धि बहुत अधिक होने के कारण मोलर तथा तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ते रह जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी चालक के प्रभाव थे सभी को हम लोग एक एक करके कवर किए। अब हम लोग चलते हैं कोलराउस के नियम के ऊपर। कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने कोलराउस का नियम, क्या कहा जा रहा है, कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि
अनंत तनुता पर क्या होता है? अनंत तनुता मतलब क्या है? तनु अम्ल का अनंत पर मतलब कि अनंत मतलब इनफाइनाइट पर किसी विद्युत अपघट्य के क्या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता कहा जाता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। कहा जाता है इसमें जो तुल्यांकी चालकता उसके धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है, जिसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। कोलराउस का नियम का मान क्या है? धन आयन व ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता का योग कोलराउस का नियम या तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। सिंपल से समझिए कि तुल्यांकी चालकता का जो मान होता है उस चालकता में धन आयन और ऋण आयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है इसके योग के बराबर होता है। इसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। कहा जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के जिसके ऊपर हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता अनंत तनुता पर लिखा जाता है, जिसको उस क्या दुर्बल विद्युत चालकता के आधार पर नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए कोलराउस के नियम के अनुसार इसकी ज्ञात किया जाता है। तो कहा जाता है इसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के तुल्यांकी चालकता का योग उसका क्या विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता कही जाती है। अब इसमें देखा जाता है कि देखिए इसमें अनंत पर कहा जाता है देखिए इसमें ए इक्वल माना गया है। अब दोनों में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इन दोनों का योग ही कहा जाता है कोलराउस का नियम। कहा जाता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। सिंपल से इसमें कहा जाता है कि उसमें उपस्थित मोलर आयतन मोलर चालकता धनात्मक और ऋणात्मक के योग के फिर भी बराबर होता है। सिंपल से इसमें समझिए कि विलयन की मोलर चालकता उसमें धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जैसे इसको यहाँ पर समझा गया है कि एन ई इसमें देखा गया प्रति सूत्र इकाई से नियोजन पश्चात प्राप्त धनायनों की संख्या जो एम देखिए एन होता है जो इसमें बोला गया धनायनों की संख्या, उसके बाद बोला गया एन माइनस बोला जा रहा है कि ऋणायनों की संख्या। इसे कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अधिगम का नियम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको हम लोग एकदम एक फार्मूले के द्वारा समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसमें आप लोग आसानी से एकदम समझ जाएंगे। देखिए बस एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए एग्जाम्पल है क्या है? कोलराउस के नियम के अनुसार अगर हम लोग एग्जाम्पल को समझ रहे हैं तो देखिए सिंपल सा है कि जब क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड क्या NaCl NaCl के विलयन में आयनन पर कहा जाता है कि एक प्रकार का विलयन है, इस प्रकार का विलयन है। इसमें कहा जा रहा है कि सोडियम Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज इस प्रकार से होते हैं। तो कहा जाता है कि इनमें जो अनंत तनुता पर मोलर द्रव्यमान होता है, जब अनंत तनुता पर देखा जाता है तो इसमें कितना होगा? NaCl होगा। तो हम लोग फार्मूले के आधार पर चलते हैं। तो इसका फार्मूला कहा जा रहा है कि देखिए फार्मूला नंबर 1 देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे फार्मूला ए कहा जा रहा है कि अब देखिए इसमें इक्वल माना था। देखिए लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे इसको लिखा जाता है एम का मान बोला जा रहा है कि एम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे NaCl क्या है? इसके अनुसार कहा जा रहा है इसका मान कितना NaCl हो जाएगा। अब प्लस का चार्ज कितना है? बराबर प्लस चार्ज को क्या दर्शा रहा है? लैम्डा इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा। यहाँ पर m बराबर प्लस क्या है? सोडियम है। अब यहाँ पर फिर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट फिर क्या यहाँ पर m क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में Cl माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का योग ही इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार के नियम को कोलराउस का नियम कहा जाता है। अगला हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेरियम क्लोराइड में देखा जाता है तो यहाँ पर क्या जाएगा? बेरिलियम क्लोराइड हो जाएगा तो BaCl2 हो जाएगा। देखिए क्या है BaCl2 हो जाएगा।
BaCl2 हो जाएगा। अब इन दोनों को तोड़ेंगे तो किस समय Ba में टूटेगा प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो इस प्रकार के नियम को कहा जाता है कोलराउस का नियम कहा जाता है। आगे देखा जाता है कि जब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं तो इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुताप और मोलर चालकता की गणना किया जाता है तथा आयनित गतिशीलता के मान की गणना भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना किया जाता है। इसमें 3 प्रकार से कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखे जाते हैं। का पहला दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुताप और मोलर चालकता की गणना किया जाता है। दूसरा आयनित गतिशीलता के मान की गणना किया जाता है। तीसरा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना किया जाता है। अगर कहा जाता है कि कोलराउस का मूल नियम अनंत तनुताप तुल्यांकीय चालकता से संबंधित होता है, परंतु AIUPAC पद्धति के अनुसार यह नियम विद्युत अपघट्ट के मोलर चालकता के पदों पर में व्यक्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि इसके नियम के इस चालकता से संबंधित होता है, परंतु कहा जा रहा है कि IUPAC पद्धति के अनुसार यह नियम कौन सा जो कोलराउस का नियम होता है यह विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। चौथा कहा जा रहा है कि अल्प विलेय कणों की विलेयता की गणना कोलराउस के नियम के द्वारा किया जाता है। अल्प विलेय मतलब क्या, जब कम से कम मात्रा में विलेय की मात्रा घुली होती है किसी भी विलयन में, तो वहाँ उसको ज्ञात करने के लिए कोलराउस का नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल के आयनित गुणनफल की गणना। कहा जाता है कि जल में आयनों की मात्रा कितनी मात्रा में होती है उसको ज्ञात करने के लिए जल के आयनित गुणनफलों की गणना किया जाता है। इस प्रकार से कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देखा गया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखा जाता है कि क्या विद्युत अपघट्ट क्या होती है। देखिए विद्युत अपघट्ट को क्या कहा जाता है कि विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्ट के गलित या जली विलयन की विघटित कर देने की प्रक्रिया को विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। विघटित मतलब क्या, उसको तोड़ना। तो कहा जाता है कि विद्युत अपघट्ट मतलब विद्युत के द्वारा जब किसी भी जली विलयन को उसको अलग अलग खंडों में तोड़ा जाता है या उसको तोड़ा जाता है तो उसे तोड़ने की प्रक्रिया को या विघटन करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। कहा जाता है इस क्रिया में एनोड व कैथोड होता है, जिसके ऊपर एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके से संबंधित वीडियो आपके प्ले लिस्ट में अपलोड किया गया है, या इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को डाल देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर वहाँ आप अपने ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है, अपचयन की क्रिया क्या होती है, इसके ऊपर आप लोग समझ सकते हैं। अतः धनात्मक कैथोड क्या, अतः धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर निक्षेपित हो जाती है। कहा जाता है कि सदैव जो कैथोड होता है ये धनात्मक की ओर तथा जो एनोड होता है ऋणात्मक की ओर निक्षेपित हो जाते हैं। अगला क्या है, विद्युत अपघटन का प्रभाव। विद्युत अपघटन का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, इसे ये आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा जा रहा है कि विद्युत अपघट्ट का प्रभाव। यदि किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक धनात्मक या ऋणात्मक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो तो उस विलयन का विद्युत अपघट्ट करने पर इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है। कह रहे कि यदि किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो तो उस विलयन का विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, जिसे अन्य आयन क्रिया कहा जाता है। कहा जाए कि यदि किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक धन आयन या ऋण आयन, कहा जाता है किसी विलयन में धन आयन और ऋण आयन की मात्रा 2 या 2 से अधिक हो जाती है तो उस विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर उसके इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, इसे तथा अन्य आयन नहीं मुक्त होता है, जिस क्रिया को विद्युत अपघट्ट का प्रभाव कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसी अवस्था में जिस आयन की ऑक्सीकरण शक्ति प्रबल होती है, तो क्या ऐसे आयन जिसमें ऑक्सीकरण शक्ति प्रबल होती है, अर्थात जिसका विद्युत वाहक बल का मान उच्च होता है, वह पहले कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर मुक्त होने वाले धनायनों का क्रम निम्न प्रकार से देखिए, सोडियम कैल्शियम, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और
प्लेडियम। इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसको उसके शक्ति के आधार पर या कह सकते हैं कि प्रबल क्रियाशील तत्व के आधार पर इसका क्रम दर्शाया जाता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से हो जाते हैं, इसको देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी प्रबल हैं। उसके बाद कहा जाता है कि सबसे दुर्बल में क्या आ जाएगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेडियम, ये सभी के सभी दुर्बल होते हैं जो विद्युत अपघट्य का प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अब देखा जाता है आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार कहा जाता है कि इस प्रकार के कहा जाता है कि क्या, इस प्रकार के एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों में वही ऋणायन मुक्त होते हैं जिनकी अपकारक जिसकी अपकारक शक्ति प्रदान होती है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों में वही ऋणायन मुक्त होते हैं जिनकी अपकारक शक्ति प्रबल होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से जैसे इसमें कहा जाता है कि इसमें क्या है, इसमें ऊर्जा के मान कम होते हैं। इसमें कहा जाता है जिसके ऊर्जा के मान कम होते हैं उन्हें ऋणायन के मुक्त होने की क्रम इस प्रकार से होते हैं। जैसे इसमें सल्फर ऑक्साइड, सल्फेट ऑक्साइड, फिर नाइट्रेट ऑक्साइड, फिर हाइड्राइड, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब क्या, इसमें देखा जाता है कि जिसकी प्रबलता सबसे कम होती है, इसमें ऋण आयन के मुक्त होने की क्रम इस प्रकार से होते हैं। सबसे कम किसका, आयोडीन का, उसके बाद फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर हाइड्रोक्साइड का, फिर नाइट्रेट का, फिर सल्फेट का। तो इस प्रकार से इस क्रम को देखा जाता है। आगे देखा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य का उपयोग, विद्युत अपघट्य का उपयोग यहाँ पे कहाँ पे किया जाता है, तो धातुओं का संरक्षण से बचाव करने में, धातुओं का संरक्षण से बचाव करने में विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। भारी जल के निर्माण में, भारी जल का निर्माण किस प्रकार से होता है, अशुद्ध जल क्या होता है, इस सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। आगे, जल के विद्युत अपघट्य में हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, कहा जाता है कि जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस के निर्माण में विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन में, कहा जाता है कि विद्युत के लेपन में जब विद्युत के ऊपर किसी भी पदार्थ के जब ऐसे कुचालक पदार्थों का लेप लगाया जाता है जो किसी भी प्रकार से धारा का प्रवाह नहीं कर सकता, जिससे कई कारण व्यक्ति क्या होता है, सुरक्षित रह सकता है, या कहा जा सकता है कि वो धातु जिससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो सुरक्षित रह पाता है। कम क्रियाशील धातु जैसे सिल्वर, कॉपर, प्लेडियम के शोधन में, कहा जाता है कि एक कम क्रियाशील धातुओं के शोधन में विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि विद्युत सेल या इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी फैक्ट के ऊपर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। और एग्जाम आपके नज़दीक आ गए हैं, इसलिए सभी लोग एकदम जी तोड़ मेहनत करिए। कम से कम आप घर पे 6 से 7 घंटा समय पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 महीने का ही आपका समय बचा हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल क्या है, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जली विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। कहा जाता है कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जली विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के धातु प्लेट या छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। कहा जाता है कि जब किसी धातु के प्लेट को उसी धातु के लवण के जली विलयन में रखा जाता है, कहा जाता है कि जब किसी धातु के प्लेट को उसी धातु के लवण के जली विलयन में रखा जाता है, लवण क्या था जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, इसे लवण कहा जाता है। लवण के जली विलयन में रखा जाता है तो धातु के प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसको रखा जाता है ऐसे ही धातु के प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक प्रकार का जब उसमें धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उस समय उस विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के विद्युत प्लेट या छड़ को इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, एनोड पर प्लस कैथोड। अब एनोड पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहा जाता है। ऑक्सीकरण का या ऑक्सीजन का योग प्लस हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे एनोड या ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया में अपचयन हाइड्रोजन का योग प्लस ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे कैथोड क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल का प्रभाव देखा जाता है, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं।
देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी के ऊपर एक एक करके ध्यान देते रहिए। आगे क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या, जब धातु की छड़ को उसके स्वयं के आयन मुक्त विलयन में रखा जाता है तो। आगे देखिए क्या इलेक्ट्रोड विभव, जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋण या धन आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, जिससे धातु छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और विलयन में इसके विपरीत विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। अतः धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस विलयन पर होने वाले अर्ध अभिक्रिया को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब धातु की छड़ को उसके स्वयं के आयन मुक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेश या ऋण आवेश में हो जाता है तथा धातु की छड़ स्वयं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता पर, ताप तथा दाब पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर तथा धातु की प्रकृति पर। कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव होता है यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखा जाता है कि इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, या कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव को निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर, देखिए चालक की प्रकृति पर, धातु के आयन की विलयनता में सांद्रता पर, तापक्रम पर इत्यादि पर निर्भर किया जाता है। आगे देखा जाता है कि जैसे इसमें देखिए क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यदि अर्ध शेल अभिक्रिया में क्या है, अर्धशेल अभिक्रिया में मुक्त अर्धशेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई 1 मोल, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडलीय दाब या मानक परिस्थिति हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कहा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, यदि अर्धशेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई 1 मोल, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल मानक परिस्थितियां हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों को ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे इसमें दर्शाया गया है कि देखिए एक प्लेट है, प्लेट में कुछ मात्रा में क्या बोला गया है, अम्ल रखा गया है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो विलयन में एक मोल है। इसमें कहा जाता है कि प्लेटिनम की तार लगाई जाती है इसके बीच में। अब कहा जाता है इसमें प्लेटिनम की तार के साथ साथ प्लेटिनम की प्लेट हो जाती है जो कांच की नली के ऊपर रखी जाती है। इसमें कहा जाता है कि हाइड्रोजन गैस क्या जाती है एटमॉस्फेयर पर वायुमंडलीय दाब पर एक कहते बाहर निकलती है जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। आगे क्या कि इसकी संरचना क्या है, संरचना के ऊपर हम लोग देखते हैं क्या इसकी संरचना क्या है। जब एक पात्र में ऐसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोल तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस विलयन में एक कांच की नली के द्वारा प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम की प्लेट लटकी रहती है। कहा जाता है कि इस नली के द्वारा प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम की प्लेट लटकी रहती है। कांच की नली में 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन की भरी होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, भरी रहती है। इसकी कार्यविधि की बात करते हैं। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे SH
ई या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। के बराबर में रखकर दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, जिसे वोल्टमीटर के मापन को ही दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। नोट कहा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि विद्युत सेल का विभव क्या है। विद्युत सेल का विभव किस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए, विद्युत सेल का विभव दो अर्ध सेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव कहते हैं। कहा जाता है कि दो अर्ध सेल, ऐसे सेल जो अर्ध सेल होते हैं, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। सिंपल समझिए कि दो अर्ध सेल होते हैं। अर्ध सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ मात्रा में विद्युत का चालक किया जा सकता है, कुछ मात्रा में नहीं, उसमें अशुद्धियाँ मिलाने के बाद उसमें चालकता किया जाता है। कहा जाता है कि अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव कहते हैं तथा मानक परिस्थिति में इसे मानक सेल भी कहा जाता है कि मानक परिस्थिति में इसे मानक सेल भी कहा जाता है। जैसे सेल का विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर ई नॉट कैथोड प्लस ई, क्या ई प्लस हो गया ई माइनस हो गया, तो यहाँ पर प्लस और माइनस को दर्शाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल या EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे तो क्या विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। आगे हम लोग, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। इसके पार्ट 2 को, इसके क्या है पार्ट का क्लास बहुत ही लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण इसको आगे का नेक्स्ट पार्ट 2 में प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा से अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।